नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित 15वां चैप्टर पढ़ रहे थे, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। उसी को हम लोग पढ़ते हैं। उसमें हम लोग प्रश्नावली 2 तक कर लिए थे, 15.2 तक। आज हम लोग प्रश्नावली 15.3 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी और कोण क्यू के अंतर्गत भुजा कौन सा भुजा है एंगल पी और एंगल क्यू के बीच में, यही हम लोग को देखना है। तो हम लोग एंगल P देखेंगे, ये वाला एंगल है, और एंगल Q ये वाला एंगल है। ठीक है, तो भुजा कौन है ये दोनों एंगल के बीच में, PQ। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे PQ भुजा है। प्रयुक्त चित्र में एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण का उपयोग करते हुए बताएं कि कौन से त्रिभुजों के युग्म सर्वांगक्षम है। उत्तर को सांकेतिक रूप में लिखिए। मतलब हम लोग देखेंगे दो कोण और उसके बीच की भुजा किस चित्र में। तो हम लोग यहाँ पे आकृति 1 दिया हुआ है, ये इसमें हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे एंगल B बराबर है 60 डिग्री का। इसके बाद हम लोग देखेंगे एंगल A, ये बराबर है 40 डिग्री का। तो एंगल B के बराबर कौन सा एंगल है, E। ये हम लोग देखेंगे इस फिगर में 60 डिग्री है, और इतना बराबर है कोण F, ये दोनों बराबर है। और A और B के बीच की भुजा यहां पर है AB, और E और F के बीच की भुजा है यहां पर EF बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यदि यहां से देखें एंगल 60 डिग्री है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और एंगल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे CBA, CBA सर्वांगक्षम है। ठीक है, DE हम लोग लिखेंगे DEF हो गया। देखिएगा CB हो गया 60 डिग्री, A हो गया 40 डिग्री, DE हो गया 60 डिग्री, F हो गया 40 डिग्री। ठीक है, बीच की भुजा हो गया AB और EF। देखिए AB और EF, ठीक है, माने BA और EF। तो हम लोग इसको लिखें EF ना है यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल से ये सर्वांगक्षम हो गया। ये सांकेतिक रूप में हम लोग इसको लिख दिए। ये पहला फिगर हुआ। अब हम लोग इसको दूसरा फिगर को देखते हैं। यहां हम लोग ये त्रिभुज दिया हुआ है PQR और त्रिभुज DEF। तो यदि हम लोग इसको देखें एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर है 180 डिग्री। तो एंगल P हमको नहीं पता है, एंगल Q है दिया हुआ 90 डिग्री, और एंगल R दिया हुआ है 50 डिग्री। ये हो गया 180। तो एंगल P बराबर हो गया 180 माइनस 140 डिग्री, तो 40 डिग्री हो गया ये। इसी तरीका से यदि हम लोग इसको लिखे एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर 180 डिग्री। एंगल D है 90, एंगल E है 50, और एंगल F नहीं पता है हमको, F निकाल लेते हैं यहां से हम लोग। तो एंगल F इज इक्वल टू 180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग को मालूम हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहां देखते हैं एंगल साइड एंगल में दो कोण और उसके बीच की एक भुजा। तो एंगल एक एंगल हो गया हमारा एंगल R बराबर है एंगल E का, बराबर है 50 डिग्री, और एंगल P बराबर है एंगल F का, ये हो गया हमारा 40 डिग्री। ये हम लोग यहां से निकाले हैं। और इसके बीच की भुजा R और P और E और F की भुजा बराबर है मेरा PR बराबर है EF बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखेंगे दो कोण और उसके बीच की भुजा दोनों में बराबर है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे त्रिभुज PQR सर्वांगक्षम का चिन्ह देंगे। त्रिभुज P के बदले में यहां पर क्या है F, इसके बाद D F D E, ये सर्वांगक्षम है एंगल साइड और एंगल से। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे एंगल R और एंगल P, एंगल E और एंगल F की भुजा PR और EF है, ये दोनों आपस में बराबर है, और ये दोनों कोण एंगल R और एंगल P, ठीक है, एंगल E और एंगल F के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे। आकृति तीसरा है ना,
तीसरा आकृति में देखेंगे हम लोग, ये त्रिभुज दिया हुआ है, मतलब त्रिभुज ए बी और डी और त्रिभुज ए सी और बी। ठीक है, हम लोग यहां पर देखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, तो कोण डी ए बी, तो देखेंगे डी ए बी मतलब ये टोटल कोण कितना है 45 और 30 75, और कोण ए बी सी ये कितना है 75, मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, और इसके बीच की भुजा हो गई ए बी, तो हम लिखे हैं ए बी बराबर ए बी, दोनों त्रिभुज में शामिल है। ये त्रिभुज डी ए बी में भी है और त्रिभुज ए बी सी में भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस त्रिभुज में कोण ए बी डी लिखे हैं बराबर कोण बी ए सी, ये हो गया 30 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं यहां पर कि ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, और इसके बीच की भुजा है ए बी जो दोनों त्रिभुज में शामिल है, इसलिए त्रिभुज डी ए बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी बी ए का। कैसे होगा? तो कोण भुजा कोण से। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए आकृति में किरण ए जेड, ये आकृति है, इसमें ये जेड एक किरण है जो एंगल डी ए बी ये वाला एंगल है, इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भाग में बांटती है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। इसके बाद कहता है वो एंगल डी सी बी, देखिए डी सी बी ये एंगल टोटल है, इसको भी ये लाइन जो है, ये किरण जो है वो समद्विभाजित कर रही है, मतलब कि ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण का होगा। तो सबसे पहला चीज कहता है कि त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी ए सी में बराबर भागों के 3 युग्म बनाइए। तो हम लोग पहले देखेंगे कि कौन कौन सा युग्म बराबर है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कोण डी ए त्रिभुज डी ए सी तथा त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, ये दोनों में चलते हैं हम लोग। तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो बी ए सी का, ये बराबर है इसलिए कि समद्विभाजित करता है। दूसरा हो गया हम लोग का कोण डी सी ए बराबर होगा कोण ए सी बी का। दो तो हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखेंगे तीसरा युग्म, तो ए सी बराबर ए सी ये दोनों में शामिल है, ये उभय निष्ठ है। तो यही 3 युग्म जो है वो कहा है कि बराबर भागों के 3 युग्म बनाई, तो 1 भाग 2 भाग और ये तीसरा भाग, यही तीनों युग्म है। क्लियर है? अब हम लोग अगला वाला को देखते हैं। यहां हम लोग देखेंगे, पूछता है क्या ट्रायंगल बी ए सी, क्या त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ए सी का। तो हम लोग यहाँ हम लोग एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण, तो त्रिभुज डी ए सी यहाँ हम लोग लिखे हैं डी ए सी और त्रिभुज बी ए सी में, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये भुजा दोनों में कॉमन है, मतलब कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण से ये दोनों सर्वांगसम होगा। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। क्या ये है? तो लिखते हैं हम लोग हाँ, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ए सी का। कारण दीजिए पूछता है, तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल डी ए सी बराबर है एंगल बी ए सी का, और ए सी बराबर है ए सी का। फिर लिखेंगे हम लोग कोण डी सी ए ये बराबर है कोण ए सी बी का। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। हो गया। इसका तीसरा कहता है क्या ए बी बराबर ए डी है। तो हम लोग पहले देख लेंगे ना, हम लोग अभी जस्ट प्रूफ किए हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, मतलब ए बी हम लोग इसको लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी
सर्वांशम है त्रिभुज। देखेंगे हम लोग ना कि जो जो एंगल इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल है तो इसका ये भी होगा ए डी और ये सी। ठीक है, मतलब कि भुजा माने शीर्ष ए संगत है शीर्ष ए का ही, बी डी का शीर्ष है और सी सी का शीर्ष है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कहता है क्या ए बी बराबर ए डी है, तो हम लोग देखेंगे कि ये भुजा तो दोनों में कॉमन है। ए बी इस एंगल के सामने का भुजा है ए बी और इस एंगल के सामने का भुजा है ए डी, तो क्या होगा, हम लोग लिखते हैं ये एंगल साइड एंगल से था ये। ठीक है, कौन भुजा कौन से हम लोग इसको सर्वांशम प्रूव किए थे। अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर ए डी। काहे है ये देखेंगे हम लोग ना कि जो एंगल इक्वल है उसके सामने का भुजा इक्वल होगा। तो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल बराबर ये एंगल, इसलिए कि ये लाइन समद्विभाजित कर रहा था, तो इसके सामने का साइड ये हो गया, इसके सामने का साइड ये हो गया, इसलिए ए बी बराबर ए डी। और हम लोग एक रूल है उसको हम लोग बोलते हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो सर्वांगसम त्रिभुज होता है उसकी संगत भुजा, उसका संगत हिस्सा भाग वो बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे ए बी बराबर ए डी लिखेंगे और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CPCT। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। सेम चीज हम लोग चलेंगे, ये हो गया हम लोग का थर्ड नंबर और हम लोग इसका फोर्थ नंबर भी देख लेते हैं। पूछता है क्या CD बराबर CB है, CD और CB, तो यहाँ भी हम लोग सेम चीज देखेंगे। ये एंगल के सामने का साइड है ये वाला और ये एंगल बराबर है ये एंगल, इसके सामने का साइड है ये वाला, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए CD बराबर CB, ये भी CPCT। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के चलते ये दोनों इक्वल हो गया। बस इतना ही हम लोग को काम करना है। कारण बोला था कि कारण दीजिए, उचित कारण दीजिए, तो उचित कारण यही है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।